ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन हमें पता है सब, ठीक है। रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन जो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था अबाउट रिप्रोडक्शन, ये सारा हमें पता है, लेकिन हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिप्रोडक्शन किसे बोला जाता है बच्चों? व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बात हमें पता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन किस चीज के लिए जरूरी है बच्चों? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन ना हो और किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन ना हो तो न्यू ऑर्गेनिज्म बने ही ना। अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बनी ही नहीं बच्चों तो ये धरती कैसे चलेगी, साइकिल कैसे चलेगी? एक मरता है तो दूसरा बनता भी है ना। अगर किसी की डेथ होती है तो उसी साथ कोई जन्म भी लेता है। इसका मतलब क्या कि कंटिन्यूटी, मतलब नए लाइफ को बनना, यह लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के लिए, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जिंदा होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए सरवाइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कितने साल तक जिंदा रह सकता है? कितने साल तक जिंदा रह सकता है बताओ? अरे कोई 102 साल भी जीते, हम चलो कंसिडर कर लेते हैं 100 ईयर। कोई जो पुराने लोग हैं ना उनकी एज 102, 105, 120 उम्र वाले भी लोग हैं। चलो ये हम है कि आजकल की पीढ़ी इतनी जी नहीं पाती, लेकिन जो पुराने लोग थे उसमें भी एक क्राइटेरिया है भाई कि उनको जो मिलता था खाने के लिए वो प्योर सारी चीजें होती थी। अब जो मिलता है हम सारी प्योर चीजें नहीं खाते, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बूढ़े लोगों की है, पुराने वाले, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, लाइफ एक पर्टिकुलर लाइफ पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए सरवाइव करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग में कंसिडर कर लेते हैं 100 ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में आती है। अगर हमें रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में अगर कोई चीज डिस्कस करनी है तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करना है। और रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या क्या डिस्कस करेंगे हम बताओ? पहली, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट रहने वाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद में गमीटोजेनेसिस, क्या होता है गमीटोजेनेसिस बताओ? गमीटोजेनेसिस का मतलब क्या बच्चों? वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ गमीट, उसे हम गमीटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, राइट। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अर्ली एम्ब्रियोलॉजी। अर्ली एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या कि फ्यूजन होने के बाद में क्या बनता है, क्या बनता है बताओ? फ्यूजन होने के बाद में क्या बनेगा? फ्यूजन होने के बाद में क्या बनेगा बच्चों? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट की डेवलपमेंट जाएगी ना टूवर्ड्स द एम्ब्रियो, जाइगोट ही डेवलप हो के एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पार्चुरेशन, और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब पूरे चैप्टर में ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैरी आउट होती है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारी टर्मिनोलॉजीज को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल और फीमेल, गमीटोजेनेसिस मतलब oogenesis, और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, मतलब स्पर्म कैसे बन रहे हैं और ओवम कैसे बन रहे, वो आएगा गमीटोजेनेसिस में। फर्टिलाइजेशन में हम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट देखेंगे और जाइगोट फॉर्मेशन देखेंगे। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में एम्ब्रियो डेवलप, बेबी कैसे बनता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टमक में, प्लासेंटा में बेबी बनने के बाद में जब डिलीवरी का पीरियड आता है, जब बेबी
बाहर आने का जो टाइम होता है उसे बोला जाता है पार्चुरेशन पीरियड। डिलीवरी जो पीरियड है जहां से बेबी, जिस टाइम में बेबी बाहर आएगा बॉडी से, उसे पार्चुरेशन पीरियड बोला जाएगा। और फाइनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब क्या कि सेक्सुअल जो हेल्थ है हमारी उसे कैसे मेंटेन किया जाता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात बच्चों? क्लियर है इतनी बात एवरीवन? हाँ बोलो मिताली, मैथिली। लोअर और हायर एनिमल्स में बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है ना, ह्यूमन बींग्स में कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स मतलब लीवर है, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है। तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन आप फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स देख लो, हाइड्रा या फिर प्लानेरिया, छोटे छोटे एनिमल्स, ओके, जो आपको जिनके बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं होता। स्पॉन्जेस आप लोगों ने देखे? स्पॉन्जेस ये ऐसी होती है ना स्पॉन्जेस की बॉडी, यस और नो? 10 तक पढ़ा है आप लोगों ने? तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगे, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वो इंक्लूड हो गए किसमें बच्चों? लोअर ऑर्गेनिज्म में। और कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर किसमें होता है? फॉर एग्जाम्पल अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे आप डॉग ले लो, डॉग में भी लीवर होगा ना बच्चों, डॉग में भी हार्ट होता है ना। चिकन खाता कि नहीं रे तुम्हें? चिकन बहुत सारे लोग खाते होंगे, अब कितने लोग डिनाई करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खाते होंगे, ठीक है। तो इतना तो पता है कि चिकन में भी हार्ट होता है, पता है ना? यस और नो? जो खाने वाले बच्चे हैं उन्हें पता है। ओके चलो, तो मतलब क्या कि जिनके बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसे हम हायर ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं। और जिनकी बॉडी सिंपली बनी हुई है, जिनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बॉडी में नहीं, मतलब पर्टिकुलर लीवर नहीं प्रेजेंट, पर्टिकुलर हार्ट नहीं प्रेजेंट, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट मतलब अलग अलग ऑर्गन नहीं प्रेजेंट, तो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होती है, तो उन्हें हम कंसिडर करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है मेरे बच्चों बात? ओके चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा हवा है आज, तो हम पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, लोअर एनिमल पर्टिकुलरली। सबसे स्टार्ट करेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एनिमल्स, ठीक है। अब देखो, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, हमने पहले भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस है बच्चों, यस और नो? इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये कॉमन सेंस है। अब ये दिमाग में फिक्स करके रखना ये चीजें कि ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद में देखो, यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म जो बन रही है वो उसके बॉडी से बन रही है, बॉडी पार्ट से बन रही है ऑर्गेनिज्म के, मतलब डज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगी? मियोसिस, राइट? अगेन गैमेट फॉर्मेशन, अगेन फ्यूजन। ना गैमेट फॉर्मेशन होगा, ना मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ना इस तरीके से बॉडी बनेगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे ना मियोसिस इंक्लूड होता है, ना गैमेट फॉर्मेशन इंक्लूड होता है, ना फ्यूजन इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलेंगे बच्चों हम, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो पैरेंट से डॉटर बनता है, जो पैरेंट सेल से डॉटर सेल बनेगी, वो कैसे होगी? जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी। याद करो उसे ना क्या नाम दिया था हमने, उसे हमने बोला था क्लोन बच्चों। क्लोन की डेफिनेशन को अंडरलाइन करके रखो, पूछा जा सकता है क्लोन। क्या बोलेंगे हम क्लोन की डेफिनेशन को? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लोन। यस ना समीक्षा? चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में क्या बोला है कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें लोअर ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करना है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में दो तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक होगा बताओ क्या बोलेंगे उसे, जेम्यूल फॉर्मेशन, और दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। ये दो टेक्निक्स हमें डिस्कस करनी है, जेम्यूल फॉर्मेशन एंड बडिंग। क्लियर है यहां तक के बात बच्चों? क्लियर है यहां तक के बात? अच्छा एक बात बताओ, मैंने उस दिन तुमको पीडीएफ डाली एक नोट्स की, वो अच्छी लगी तुम लोगों को? अच्छी है ना, समझने के लिए लैंग्वेज इजी थी ना उसकी? सोच रही हूँ वैसे डाला करूं बीच बीच में, ठीक है? चलो, तो यहां तक के क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले पढ़ना है हमें जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है? एग्जाम्पल दिया है बच्चों जेम्यूल फॉर्मेशन का। एक बात मैं बता दूं बच्चों, अगर तुम्हारा क्राइटेरिया, अगर तुम्हारी भी बैच कोरोना की वजह से इसी तरीके से डामाडोल रही, तो मे बी तुम्हारे भी चांसेस है 25% सिलेबस रिड्यूस के। यस और नो? क्योंकि लास्ट टाइम में भी यही टाइम पीरियड में ये शुरू हुआ था लास्ट ईयर, पता है ना तुम लोगों को? मार्च महीने से शुरू हुआ था, अप टू द दिसंबर तक, दिवाली तक चला था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 25% सिलेबस रिड्यूस किया था, ठीक है? तो इस साल भी ऐसे होने के चांसेस है, क्योंकि सेम सिचुएशन अभी भी है, कोई चेंजेस नहीं आए। मतलब ऐसा हुआ है कि ज्यादा सिचुएशन बिगड़ गई है इस साल, ठीक है? तो मैं जो चैप्टर्स आपको पढ़ा रही हूँ वो पूरे चैप्टर्स आपको ऐसे चैप्टर पढ़ा रही हूँ कि उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन इस चैप्टर में बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पोर्शन रिड्यूस किया था लास्ट टाइम के लिए, तो इसे रिड्यूस करके मार्क करके रखो। इंट्रोडक्शन से लेके तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक के पोर्शन रिड्यूस पोर्शन में आता है। अगर ये रिड्यूस हो जाए आगे जाके 1-2 महीने में, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इन बैच का भी हमें 25% सिलेबस रिड्यूस करना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इतना पोर्शन रिड्यूस है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बच्चों मेरी बात? ठीक है, उसे मार्क करके रखो। पढ़ाऊंगी मैं सारा, जो पहले ऐसे ले रही हूँ कि जिसमें कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है वही पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चैप्टर्स में थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो इस चैप्टर में इसकी शुरुआत रिड्यूस हुई थी, ठीक है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे भी बड़ा पोर्शन नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन एग्जाम्पल कौन सा दिया है बच्चों? एग्जाम्पल कौन सा दिया है बताओ? स्पॉन्जिलिया, राइट ना? स्पॉन्जिलिया दिया है ना? यस, स्पॉन्जिला। चलो, जेम्यूल दिखता कैसा है, शक्ल सूरत कैसी होती है इसकी? इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है? देख लो, तुम्हारे बुक में डायग्राम दी हुई है। टेक्स्ट बुक है ना तुम्हारे पास, सब लोगों के पास? हाँ, उसको बैठा ही करो लेके, सिर्फ क्लास में नहीं बैठना लेके उसे, ठीक है? हाँ, हो जा। ओके, डायग्राम के लिए कोई नहीं पूछेगा बच्चों। एक्चुअली तो जेम्यूल फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन ज्यादा आज तक के आप पूछे नहीं गए, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में दिया है तो हमें पढ़ना है, ठीक है? टेक्स्ट बुक में दिया है तो हमें पढ़ना है। इस तरीके की डायग्राम आपको दी हुई है। ये मोनास्कस स्पिक्यूल्स है, राइट? मोनैक्सॉन स्पिक्यूल, इनर मेम्ब्रेन, माइक्रोपाइल,
आर्कियोसाइट्स। चलो ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई बच्चों, क्या पढ़ना है हमें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अलग, कुछ भी स्पेशल दिया नहीं है इसमें। देखिए जिम्यूल फॉर्मेशन किस में हो रहा है, स्पॉन्जिलिया में हो रहा है। जिम्यूल फॉर्मेशन किस में हो रहा है बच्चों, स्पॉन्जिलिया में हो रहा है। इसे ही जिम्यूल को ही क्या बोला जाता है, डॉर्मेंट बर्ड बोला जाता है, डॉर्मेंट बर्ड बोला जाता है। आपने स्पॉन्जेस की डायग्राम देखी है, इस तरीके से स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल सेल बनता है, उसी सिंगल सेल से ये पूरी बॉडी बनती है इनकी, ठीक है। अगर मैं इसे कट करूं, इसे अगर मैं कट करूं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको डॉर्मेंट बर्ड नजर आती है, इस तरीके से अंदर कट करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाली जेम्यूल अंदर डॉर्मेंट बर्ड नजर आती है। अब ये डॉर्मेंट बर्ड दो सिचुएशंस आते हैं यहाँ पे, एक आती है फेवरेबल कंडीशन और दूसरी आती है अनफेवरेबल कंडीशन। दो सिचुएशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशन और दूसरी आती है अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो जिम्यूल है जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, ये स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होता है, जब मैं इसे कट करूंगी तो आपको नजर आएगा, ठीक है। तो क्या होता है जेम्यूल, मतलब क्या कि इट इज द एग्रीगेशन ऑफ अ मास। डॉर्मेंट जो सेल्स होते हैं इनके ही बॉडी के अंदर, स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर कुछ डॉर्मेंट सेल्स होते हैं, उन डॉर्मेंट सेल को बोला जाता है जिम्यूल। और ये एग्रीगेट होते हैं बच्चों, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या कि एक जगह पे सारे बंच ऑफ सेल जमा हो गए अंदर, दिख रहे हैं ये, और ये एग्रीगेट सेल को नाम दिया गया है आर्कियोसाइट्स। क्या नाम दिया गया है, आर्कियोसाइट्स। अब दो सिचुएशन है, फेवरेबल कंडीशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जिम्यूल फॉर्मेशन होगा। क्या बोला मैंने, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का अर्थ कर तो का, यस और नो। एक पर्टिकुलर सीजन होता है हर प्लांट के लिए या फिर हर ऑर्गेनिज्म के लिए, ओके। उस फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो उनके बॉडी के अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन की एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इनके बॉडी के अंदर अनफेवरेबल मतलब ऐसा टाइम पीरियड जो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दे पाता, तो उसे बोला जाता है अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बच्चों इनके बॉडी में जेम्यूल फॉर्मेशन होगा। अब जेम्यूल फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में हो गया। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी किसकी, मतलब अच्छा तरीके से वाटर और टेम्परेचर अवेलेबल होगा, तो उस टाइम ये जेम्यूल क्या होगा बच्चों, हैच हो जाएगा। जेम्यूल गेट हैच। ये हैच मतलब क्या, ये जो आर्कियोसाइट सेल होते हैं ना, ये आर्कियोसाइट डेवलप करते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है बच्चों, तो ये जो अंदर आर्कियोसाइट सेल पड़े हैं, एग्रीगेशन ऑफ डॉर्मेंट सेल है ये, इसके बाजू में एक कवरिंग है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन किस चीज के लिए होती है बच्चों, फॉर द प्रोटेक्शन। ये भी मोनाक्सॉन जो पिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, ये भी प्रोटेक्शन के लिए ही इनके आजू बाजू में प्रेजेंट है। और किससे बनेगा न्यू ऑर्गेनिज्म, ये जो आर्कियोसाइट्स है, ये आर्कियोसाइट ड्यूरिंग अ फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाता है, हैच हो जाते हैं और उससे एक नई ऑर्गेनिज्म बन जाती है। और ये है जेम्यूल फॉर्मेशन। कुछ भी दिया हुआ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इतनी हवा क्यों चल रही है, समझ में आया मैंने क्या बोला। जेम्यूल फॉर्मेशन किस में होगा, स्पॉन्जेस में होगा, ठीक है। क्या होती है, स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल एक बर्ड फॉर्मेशन होती है, डॉर्मेंट बर्ड, जिसे जेम्यूल बोला गया है। जेम्यूल का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसके अंदर आर्कियोसाइट सेल है। आर्कियोसाइट सेल के अंदर एक बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसे इनर मेम्ब्रेन बोला गया है। उसके बाद में यहाँ पे मोनाक्सॉन, ये जो रेड कलर से मैंने शो किए स्पिक्यूल्स है, इन दोनों का काम है इन आर्कियोसाइट्स को प्रोटेक्ट करना। जब फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे बन गया है जेम्यूल, जब फेवरेबल कंडीशन आती है स्पॉन्जेस में, मतलब आजू बाजू में अच्छे अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, टेम्परेचर भी फेवरेबल है, तो उस टाइम ये जो आर्कियोसाइट्स अंदर के सेल है ये क्या कर जाते हैं, हैच कर जाते हैं और इससे नए स्पॉन्जेस ऑर्गेनिज्म बनेंगे। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट।
पानो क्लियर है सगळ्यांना? किसी को डाउट है पूछो, एवरीवन क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। ये हो गया जिम्यूल फॉर्मेशन। अब देखना है हमें हाइड्रा। कुछ कोलेंटेरेंट्स के नाम आपने पढ़े होंगे 10th तक, थोड़ा बहुत पढ़ाया है मैंने लास्ट ईयर बच्चों को 10th वाले। चलो नेक्स्ट हमें पढ़ना है हाइड्रा के अंदर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है हाइड्रा के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? बडिंग होता है, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बडिंग में किस में होगा? बडिंग को किस में होगा? बडिंग एग्जाम्पल दिया है देखो, कोलेंटेरेंट्स एंड सम एस्किडियंस। कोलेंटेरेंट्स एंड सम एस्किडियंस। कोलेंटेरेंट्स में किसका एग्जाम्पल दिया है बच्चों? हाइड्रा एंड कोरल्स। ये ऑर्गेनिज्म है, पता है ना, ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, पता है ना, नाम अजीबोगरीब हो गए, लेकिन ये सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। यस और नो? सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, कुछ भी नहीं है। हाइड्रा तो बहुत चिल्लर है, कुछ भी नहीं दिया है हाइड्रा में। देखो हाइड्रा की बॉडी कैसे दिखती है, ये ऊपर इसके सर के ऊपर टेंटैकल्स है, ठीक है, टेंटैकल्स प्रेजेंट है, इसकी बॉडी इस तरीके से नजर आती है। हाइड्रा देखा है ना आप सब लोगों ने? इसके बाद में इसी हाइड्रा के लोअर पोर्शन में बच्चों, लोअर पोर्शन में एक आउटग्रोथ ऐसे बाहर निकली हुई नजर आती है। ठीक है, फिर से टेंटैकल ड्रॉ कर देते हैं। ये बड है, बड थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है, बेसल पोर्शन में डेवलप होती है। फिर हाइड्रा कैसे बनेगा? टेंटैकल्स अगेन अगेन अगेन, ये थोड़ी सी बाहर निकल आती है बड इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट डेवलपमेंट में हम क्या दिखाएंगे? फिर से जो पैरेंट टेंटैकल है, एक्सप्लेन करूंगी मैं, रुक जाओ, नहीं तो बोलेंगे कि मैडम अकेली ही बड़बड़ कर रही है, सरक गया इसका दिमाग। ऐसा लग रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं ना? चलो, ये मैच्योर बर्ड है। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ बच्चों, हाइड्रा में होता क्या है? एक पैरेंट बॉडी रहती है हाइड्रा, ठीक है, इसके लोअर पोर्शन में, मैं जो बोल रही हूँ वही टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इसके लोअर पोर्शन में एक आउटग्रोथ निकल आती है जिसे बोला जाता है बड। बड डेवलपमेंटल कंडीशन में जाती है तो थोड़ा सा ऐसे पूरी तरीके से बाहर आने की कोशिश करती है, और लास्टली बड जब डेवलप होती है तो बड के ऊपर टेंटैकल्स निकल आते हैं, टेंटैकल्स निकल आते हैं। ठीक है, अब ये बर्ड इसके जैसे दिखने लगी है। अब जो बर्ड है बच्चों, बर्ड मैच्योर बर्ड बोलेंगे हम, मैच्योर बर्ड डिटैच फ्रॉम parent cell and formation of new hydra। क्या बोला मैंने? ये जो लास्ट वाली बनी है मैच्योर बर्ड, ये मैच्योर बर्ड क्या हो जाएगी? पैरेंट सेल से टूट जाएगी, डिटैच हो जाएगी, और जब ये पैरेंट सेल से बॉडी से डिटैच हो जाएगी तो नया हाइड्रा उससे और बन जाएगा, उसे बोलेंगे हम बडिंग। उसे क्या बोलेंगे बच्चों हम? बडिंग। समझते हैं कमी क्या बोलते हैं? यस और नो? एक नई ऑर्गेनिज्म बन जाती है जिसे हम बोलेंगे न्यू छोटा वाला हाइड्रा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बडिंग। क्लियर है? कोई वाला डाउट? चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके बुक में एक बॉक्स में दिया है, वो बॉक्स में दी हुई इंफॉर्मेशन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको फॉर इंफॉर्मेशन कि आपके पास हो एक्स्ट्रा नॉलेज। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि भाई किसी के बॉडी का कोई पार्ट टूट जाए, रीजनरेशन। रीजनरेशन ये क्राइटेरिया कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, एक सेकंड रुकना, दूध फ्रीज मध्ये ठेवलाय बेटा का काय?
अब क्लियर आ रहा है? वेट करो 2 मिनट। नेटवर्क फिर से डाउन हो गया। ये थोड़ा अप एंड डाउन शुरू है इसका। बहुत ज्यादा हवा चल रही है रे यहाँ पे, बहुत ज्यादा हवा चल रही है। चलो कुछ आ रहा है क्लियर? अभी बढ़ रहा है नेटवर्क। देखो, रीजनरेशन जो क्राइटेरिया है ये कुछ यूनिसेल्युलर और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन का मतलब क्या? रीजनरेशन से लेके यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर में रीजनरेशन होगा। अब यूनिसेलुलर से मतलब क्या? बैक्टीरिया में भी रीजनरेशन होता है और ह्यूमंस में भी रीजनरेशन होता है। अब बच्चों देखो, ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है? सेल्स रिपेयर होते हैं, ब्लर हो रहा है। वेट अ मिनट, नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा है। चलो कोई चेंजेस आए? पूरे तो दरवाजे खिड़कियां खोल दिए मैंने, पता नहीं हवा चल रही है बहुत ज्यादा आज। अरे यार ये तो बहुत ही डाउन हो गया नेटवर्क, कुछ भी नहीं दिख रहा है बच्चों। क्लियर है? चलो देखो क्या होता है सेल्स के अंदर। रीजनरेशन का मतलब क्या बच्चों? रीजनरेशन किसे बोलेंगे हम? रिपेयर, रीग्रो एंड रीस्टोर। ये जो सिचुएशन है रिपेयर, रीग्रो एंड रीस्टोर, मतलब होता है रीजनरेशन। मतलब किसी आपने पाल पाहिली आहे सगळ्यांनी? पालीची शेपटी जेव्हा तुटून पडते तेव्हा ती पुन्हा बनते की नाही रे? यस और नो? बनती है ना? वैसे एक एग्जाम्पल दिया है आपको प्लानेरिया का। प्लानेरिया में क्या होता है बच्चों? देखो कि प्लानेरिया इस तरीके से दिखता है। आपने 10 तक देखा होगा प्लानेरिया को, ठीक है? ये प्लानेरिया है। ये अभी खुश है, ये बहुत अच्छे से खुश है। अभी क्या हो जाता है प्लानेरिया में? ये एंटीरियर पोर्शन है प्लानेरिया का और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। इस प्लानेरिया में बच्चों देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं। ये अभी खुश था ना, अभी ये नाराज हो गया। क्यों? ये क्यों नाराज हो गया? क्योंकि इसका एंटीरियर जो पोर्शन है ये पोस्टीरियर पोर्शन पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उसके वजह से बच्चों, ऐसी डायग्राम दी नहीं है, मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ तुमको। एंटीरियर पोर्शन ने पोस्टीरियर पोर्शन पे प्रेशर दिया तो बीच में इसका एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या? बीच में से टूटने लगा, यहाँ पे बीच में प्रेशर आ गया तो इसे आ गया गुस्सा और इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इसे बहुत पेन हो रहा था। तो ये 2 अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 2 अलग पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों। अभी ये नाराज है, ठीक है? इस तरीके से डिवाइड हो गया। लेकिन इसमें रीजनरेशन मतलब क्या? इसमें फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या? कि हर एक फ्रैगमेंट से उसकी नई बॉडी बनेगी। तो ये ऊपर के पोर्शन से नीचे का पोर्शन बनता है, ऊपर के पोर्शन से नीचे का पोर्शन बनता है। देखो यहाँ पे अब ये खुश हो जाएगा क्योंकि इसने अपनी बॉडी को बना लिया, इसने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से बना लिया, ठीक है? इस तरीके से थी ना इसकी बॉडी, बन गई। फिर से नीचे वाला भी, नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाला पोर्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये भी, यहाँ पे भी ये खुश हो जाएगा। एक बार रिपीट करूंगी मैं, टेंशन मत लो, ठीक है? ये खुश हो गया तो इसने क्या कर ली बच्चों? अपने एक बॉडी से 2 बॉडी बना ली। चलो क्या हुआ देखो, रीजनरेशन में जैसे रिपेयर, रिग्रो होता है, रिस्टोर होता है। मतलब क्या? कि हमारे बॉडी सेल रिपेयर होते हैं। हम हमारे बॉडी का अगर हाथ टूट जाए तो हमारे बॉडी का हाथ बनता है क्या? बनता है। हमारे बॉडी में रिपेयर सिस्टम है बच्चों, रीजनरेशन नहीं। रीजनरेशन मतलब
हम रिपेयर कर सकते हैं, रीग्रो नहीं कर सकते। हम रिपेयर कर सकते हैं, रीग्रो नहीं कर सकते। हम रिपेयर करते हैं मतलब हमें कोई इंजरी कॉज हुई है, अगर स्किन कट गई है तो कुछ दिनों बाद वो जुड़ जाएगी, रिपेयर सिस्टम है हमारे बॉडी में, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें रीग्रो सिस्टम प्रेजेंट होती है। रीग्रो का मतलब क्या कि खुद के बॉडी का पोर्शन अगर टूट भी जाए तो वो अलग अलग टुकड़ों से, जिसे हम फ्रैगमेंटेशन बोला था, अलग अलग टुकड़ों से अपनी नई बॉडी बना लेते हैं। देखो प्लानेरिया में क्या हुआ, एक पूरी बॉडी थी, उसके बाद में इस बॉडी के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया तो ये नाराज हो गया, पहले यहाँ पे खुश था। अब जैसे जैसे प्रेशर आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे पेन क्रिएट हो रहा है, तो बीच में का पोर्शन कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, जम गया बीच में, और ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में टूट गया। देखो टूट गया, टूटने के बाद में क्या हुआ, फिर भी एक नाराज तो है लेकिन ये नई बॉडी बनाएगा अपनी। तो इसने क्या किया, रीजनरेशन किया और रीग्रो किया, मतलब ऊपर वाला पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन बना और यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन से इसके बॉडी का ऊपर का पोर्शन बना। तो इसे हम बोलेंगे रीजनरेशन इन प्लानेरिया। क्लियर है बात बच्चों? क्लियर है बात बच्चों? बताओ बताओ, किसी को डाउट है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कल से हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना सब लोगों को? अभी सब लोगों को क्लियर है अभी? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कल से स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलो बताओ, इंट्रोडक्शन तो हमें पता है यार, वही रिपीट कर रहे हैं। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? बाय पैरेंटल प्रोसेस है ना बच्चों, दो पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं इसलिए बाय पैरेंटल है। क्या होगा इंक्लूड इसमें? मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन, जहां पे सेक्सुअल में एब्सेंट था यहाँ पे ये सारा प्रेजेंट है, फ्यूजन, यस राइट ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। क्या बना बच्चों? क्या बना? जाइगोट बना। ये तो हमारा पुराना क्राइटेरिया है। चलो एक बात हमने उस टाइम पे भी पढ़ी थी जब हम प्लांट के बारे में रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे थे। दो फेजेस होती है, याद करो, दो फेजेस होती है, याद करो, जुवेनाइल फेज और दूसरी कौन सी थी? रिप्रोडक्टिव फेज। याद करो, पढ़ाया था ना, जुवेनाइल फेज, इसका हमने नाम दिया था सेकेंडली वेजिटेटिव फेज। ओके, तो जुवेनाइल फेज में क्या हुआ था बच्चों? बॉडी की फिजिकल ग्रोथ हुई थी। अब देखो, जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल, ये चैप्टर में पूरी ह्यूमन की स्टडी पढ़ने वाले हैं हम, पूरा ह्यूमन का स्टडी है, इसीलिए ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल ग्रोथ अगर हो रही है बच्चों तो पर्टिकुलर एज तक फिजिकल ग्रोथ होती है तुम्हारी बॉडी की, यस और नो? तुम्हारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ एक पर्टिकुलर ईयर तक होती है ना, यस और नो? ठीक है, मतलब क्या कि अप टू द प्यूबरिटी, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल डेवलपमेंट होने से पहले तुम्हारी बॉडी जो ग्रो कर रही है अप टू द प्यूबरिटी, उस पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कब होगी? आफ्टर फिजिकल ग्रोथ। जब हमारी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ अप टू द एंड पहुंच जाएगी, उसके बाद में हमारे बॉडी की रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है, हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब रिप्रोडक्टिव फेज ग्रो होने वाली है, रिप्रोडक्टिव फेज हमारे बॉडी में होने वाली है, तो इसमें क्या होगा? डेवलपमेंट क्या होगा? सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी। मेल और फीमेल के बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और ये दोनों भी जो फेज है, फिजिकल ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ये दोनों भी हैविंग अ वेरिएशन पीरियड। ऐसा कुछ है क्या कि भाई फिजिकल ग्रोथ होने के लिए 15 साल लग गए तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का पीरियड सिर्फ 15 साल का है? ऐसा है नहीं।
जब फिजिकल ग्रोथ खत्म होती है उसके बाद में अप टू द लाइफ के एंड तक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हमारे बॉडी में चलती है। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे बॉडी में मैच्योर्ड कंडीशन में होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई फिजिकल ग्रोथ हो गई तो हम अभी इसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं। 15 साल के ऊपर बच्चे की हाइट बढ़ती नहीं है क्या? बढ़ती है ना। अप टू द जिसके जितने जीन उसके बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं उसके मम्मी पापा से, उतनी हाइट तक उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव और जुवेनाइल फेज इसका एक वेरिएबल टाइम पीरियड है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी 15 साल ये चली तो 15 साल ये चलेगी, ये अलग साल के लिए चलेगी, ये अलग टाइम पीरियड के लिए चलेगी। अब जो रिप्रोडक्टिव फेज है बच्चों, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिप्रोडक्टिव फेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पढ़ो कौन सी है? प्री फर्टिलाइजेशन, then fertilization and then post fertilization. yes, very good, post fertilization. चलो अंदाजे से बताओ, कोई देख के नहीं बताएगा। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो सकता है? प्री फर्टिलाइजेशन के अंडर क्या हो सकता है? गमिटोजेनेसिस होगा बच्चों, गमिट बनेगे ना। फाल्गुनी बताओ, गमिट फॉर्मेशन होंगे, मतलब गमिटोजेनेसिस होगा। उसके बाद में गमिट ट्रांसफर होगा। चलो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बताओ अंदाजे से, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यस, फ्यूजन ऑफ गमिट होगा। उसे तो हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा बच्चों बताओ? यस, मतलब जाइगोट बनेगा एंड एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, राइट। तो ये सारी प्रोसेस आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, सॉरी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। क्लियर है मेरी बात? कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। जुवेनाइल फेज जिसमें बॉडी की फिजिकल ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव फेज जो फिजिकल ग्रोथ के बाद में स्टार्ट होता है। फिजिकल ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का एक अलग वेरिएबल टाइम पीरियड है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले बॉडी में क्या बनेगा? गमिट बनेगा, तो दैट इज द गमिटोजेनेसिस। उसके बाद में गमिट ट्रांसफर किया जाता है। फर्टिलाइजेशन में पता है हमें, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमिट, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? जाइगोट बना बच्चों। और जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी। क्लियर है इतनी बात? बच्चों? अब 2 पार्ट में यहाँ पे खत्म करेंगे, 2 मिनट में क्लास खत्म कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 2 तरीके में ब्रीडर्स को डिवाइड किया गया है, एक है सीजनल ब्रीडर्स और दूसरा है कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स और दूसरे है कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर में आता है बच्चों बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन, और सीजनल ब्रीडर में आएगा गोट, शीप एंड डोंकी। इसका मतलब मैं समझा दूं आपको। सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या कि ऐसे कुछ एनिमल्स है जिनमें सीजन वाइज ब्रीडर होता है, मतलब मेटिंग होती है, मेल और फीमेल का फ्यूजन, सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है वो एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे किसी में समर में आएगा, किसी में विंटर में आएगा या किसी में ऑटम सीजन में आएगा। तो ऐसे कुछ एनिमल्स है जिनमें सीजन ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें सीजन वाइज ब्रीडिंग होती है, सीजन वाइज मेटिंग होता है, उसे हम सीजनल ब्रीडिंग बोलते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब कि इन्हें कोई भी सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ना समर, ना विंटर, ना ऑटम। ये कंटिन्यूअस ब्रीडर है, मतलब थ्रू आउट द ईयर इनमें मेटिंग की प्रोसेस होती है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है बच्चों? ठीक है, कल से हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे कि क्लास को रेगुलर प्रेजेंट रहो।
अगर कुछ बीच में नेटवर्क का इशू भी आता है तो आप लोगों को पता है वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो आप इसे देख सकते हो। एटलीस्ट अगर प्रेजेंट ही नहीं रहोगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं मीटिंग ऑफ कर रही हूँ। क्लियर है सबको बच्चों? ओके चलो क्लास ऑफ कर रही हूँ मैं। बाय एवरीवन।